तो सबसे पहले बात आनंदपाल सिंह की। 1.5 साल से फरार चल रहा कुख्यात बदमाश आनंदपाल सिंह आखिरकार मारा गया। शनिवार रात करीब 11:25 पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, हरियाणा पुलिस, चूरू पुलिस और नागौर पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन में चूरू के मालासर में मुठभेड़ में आनंदपाल सिंह को मार गिराया गया। ये तस्वीरों में वो मकान है जिसकी छत पर आनंदपाल सिंह था। यहीं पर आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर किया गया था। अब देख सकते हैं ये तस्वीरें आज सुबह की है। पुलिस बल मौजूद है, काफी ऊंचाई पर इस मकान को बताया जाता है। ये वो तस्वीरें हैं चूरू के मालासर में हाईवे पर। फिलहाल जो एसओजी के डीजी है उमेश मिश्रा तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, वो स्क्रीन पर है। ये वो ग्रुप है जिसने एनकाउंटर को अंजाम दिया। तमाम लोग, हरियाणा पुलिस के लोग भी इसमें मौजूद है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के लोग मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें हम आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं। नागौर पुलिस और चूरू पुलिस सबने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। आप सामने देख पा रहे होंगे ये मकान की दूसरी तरफ की तस्वीरें हैं जो कि चूरू में हाईवे गुजरता है, मालासर हाईवे पर स्थित है। और गांव के ठीक बाहर के इस खेत में एक मकान बना था। श्रवण सिंह नाम के शख्स का ये मकान था। रोड के ठीक सामने ये मकान है। इस मकान की छत पर था। जब गोलियां लगी, एनकाउंटर चला, तो इस खिड़की के पीछे से आनंदपाल सिंह की तरफ से गोलियां चल रही थी और सामने से पुलिस ने जवाबी कार्रवाई को अंजाम दिया और इसी कार्रवाई में आनंदपाल सिंह को ढेर कर दिया गया। ये तस्वीरें आप सीधी देख पा रहे हैं। इसी मकान में एनकाउंटर हुआ है आनंदपाल सिंह का, श्रवण सिंह का वो मकान जहां आनंदपाल सिंह छिपा था। ऊंचाई पर था। आनंदपाल सिंह को उम्मीद थी कि जब होगा एनकाउंटर तो उस दौरान पुलिस से सामना होगा, तो ऊंचाई के कारण देख लिया जाएगा। खून के धब्बे आपको दिख रहे हैं, आपको कारतूस नजर आ रहे हैं। फर्श पर बिखरे हुए ये कारतूस बयां करते हैं बीती रात 11 बजे चूरू के मालासर में क्या कुछ हुआ होगा, किस तरह से एनकाउंटर हुआ होगा आनंदपाल सिंह का। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। बताया जाता है पुलिस के मुताबिक AK-47 राइफल से आनंदपाल सिंह ने इस दौरान करीब 100 राउंड फायर किए और इन 100 राउंड फायर की वजह से पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और आनंदपाल सिंह को ढेर कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि उनका मकसद नहीं था कि वो आनंदपाल सिंह को मार गिराएं, लेकिन लगातार चेतावनी देने के बाद, आधे घंटे की चेतावनी देने के बाद जब आनंदपाल सिंह नहीं माना तो फिर उसका एनकाउंटर किया गया। बताया जाता है कि ये वो जगह है जहां आनंदपाल सिंह ने अपना किचन बना रखा था, जिम बना रखा था। यहां पर भी आनंदपाल सिंह की डेड बॉडी को बरामद किया गया था। ये वो कारतूस के खोल आप देख पा रहे हैं। लगातार रात को जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था आनंदपाल सिंह की ओर से, वो यहां पर मौजूद है। आनंदपाल सिंह एनकाउंटर के वक्त AK-47 राइफल से लैस था और यही वजह थी कि एनकाउंटर में करीब 40 मिनट की गोलीबारी के बाद उसको मारना पड़ा। इस दौरान पुलिस के एक हेड कांस्टेबल सतवीर सिंह की जाबाजी काम आई, जो छत पर चढ़ा। आनंदपाल सिंह के सामना उसका होता है और इस दौरान सतवीर सिंह के पीठ में गोली लग जाती है, जिसके बाद जख्मी हालत में, गंभीर हालत में उसे जयपुर रेफर किया गया है। आनंदपाल सिंह इसी स्कॉर्पियो गाड़ी का शायद इस्तेमाल किया करता होगा। मकान के बाहर ये भी मिली है एनकाउंटर में। चूरू नंबर की ये गाड़ी आप देख सकते हैं, RJ 10UA 0268। अब पुलिस ये भी पता करेगी कि ये गाड़ी किसकी है। देर रात तक फायरिंग होती रही, काफ़ी गोलियां चली है इस इलाके में और ये वो जवान हैं जिन्होंने बिना किसी भनक लगे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ऑपरेशन आनंदपाल अगर कहें इसे आप, तो आनंदपाल सिंह अब ढेर हो चुका है, उसे मारा जा चुका है। सीधी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। चूरू से ये तस्वीरें आपको मिल रही थी जहां पर आनंदपाल सिंह मौजूद था। बीती रात मालासर में उसका एनकाउंटर किया गया। इस मकान की छत पर आनंदपाल सिंह रहता और जिस घर में आनंदपाल सिंह ने पनाह ली, उस घर में वो श्रवण सिंह नाम के एक शख्स का बताया गया है, जहां पर नीचे श्रवण सिंह का परिवार होता था और ऊपर आनंदपाल सिंह रहता था। बताया जाता है कि चूरू के इस हाईवे से, रतनगढ़ हाईवे ये है दरअसल, यहाँ से बीकानेर वाला रास्ता निकलता है और मालासर में इस हाईवे पर ही ये मकान बना हुआ है। काफ़ी ऊंचाई पर है। रेतीले धोरे, चूरू को अगर भौगोलिक लिहाज से समझा जाए रेतीला इलाका है, रेतीले धोरे हैं। ये हरियाणा पुलिस के कुछ जवान भी आपको दिख रहे होंगे सामने स्क्रीन पर। राजस्थान पुलिस अब मौके पर मौजूद है। चूरू पुलिस अधीक्षक राहुल बारट भी रात को एनकाउंटर में थे, उनके भी बयान आए थे।
उनका साफ तौर पर कहना था। रात करीब 12:15 बजे डीजीपी ने भी इस एनकाउंटर की पुष्टि की और कहा गया कि आतंक का दूसरा नाम आनंदपाल सिंह, राजस्थान में गैंगस्टर आनंदपाल सिंह अब कल की बात हो चुका है, पुराना अध्याय हो चुका है। आनंदपाल सिंह को मारने में कामयाबी हासिल की है। दिनेश एमन भी तस्वीरों में हमें नजर आ रहे हैं, जो कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में गए और उसके बाद इस पूरी कमान को संभाला और उनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई थी। लंबे अरसे से पुलिस पर सवाल भी खड़े हुए कि आखिर पुलिस क्यों कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। फिलहाल आपको बता दें कि पूरी रात जो कुछ वाकया हुआ होगा वो कुछ इस तरह से था कि दिन में आनंदपाल सिंह के दो भाइयों को, विक्की और गट्टू को पकड़ने के बाद सिरसा से पुलिस उनसे गहनता से पूछताछ करती है। इस दौरान सुराग लगता है कि आनंदपाल सिंह रतनगढ़ के मालासर गांव में छिपा हुआ है। श्रवण सिंह नाम के शख्स का वो घर है। इसके बाद पुलिस श्रवण सिंह के घर को तलाशना शुरू करती है। पुलिस उस बात की पुष्टि करती है कि श्रवण सिंह का घर कहां पर होता है। उसके बाद पुलिस कोशिश करती है कि आनंदपाल सिंह को सरेंडर करवाया जाए, लेकिन जब जवाबी कार्रवाई आनंदपाल सिंह की तरफ से होती है, इस मकान की छत से आनंदपाल सिंह जब पुलिस पर गोलीबारी करता है तो चारों तरफ से हरियाणा पुलिस, चूरू पुलिस, नागौर पुलिस और एसओजी का जो घेरा बना हुआ था उसका जवाब आनंदपाल सिंह को गोलीबारी के जरिए मिलता है और फिर आनंदपाल सिंह जख्मी हो जाता है। 6 गोलियां उसको लगी बताते हैं। इस दौरान एसओजी का एक जाबाज सतवीर सिंह छत पर चढ़ जाता है और आनंदपाल सिंह से उसका सामना होता है और उसी की बहादुरी का नतीजा है कि आज आनंदपाल सिंह को ढेर कर दिया गया है। आनंदपाल सिंह मारा गया है। सहयोगी प्रदीप आजाद भी अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ ही देर में आपको सीधी तस्वीरें पहुंचाएंगे। रामस्वरूप लामरोड हमारे सहयोगी हैं जो कि मौजूद हैं इस वक्त चूरू के मालासर में, जहां पर एनकाउंटर में आनंदपाल सिंह को ढेर किया गया था। प्रदीप, आपका रुख करना चाह रहा हूं, किसकी अब इसके पीछे कामयाबी बताएंगे। फिलहाल ये तस्वीर रामस्वरूप हम तक पहुंचा रहे हैं जहां पर हमें दिख रहा है कि किस तरह से जो लोग इस मकान में थे, जिन लोगों ने आनंदपाल सिंह को शरण दी, पुलिस उनको भी अब हिरासत में ले रही है। प्रदीप, क्या पुलिस का अगला रुख इस जगह पर मालासर में यही होना है? देखिए, जो सुनी पूरी जो कार्रवाई रही है, वाकई एक राजस्थान पुलिस जो पिछले 3 सितंबर 2015 से जो परेशान थी, जब से आनंदपाल फरार हुआ था, जो पेशी के दौरान था, और तब से लगातार इस अपराधी को पकड़ने की उसकी पूरी तैयारियां चल रही थी। बीच में हाथ से वो निकला भी, कई आरोप प्रत्यारोप भी यहाँ पर हुए। ये जो पूरा घटनाक्रम जो कल रात को हुआ है, शनिवार रात को जो हुआ है, ये वाकई राजस्थान पुलिस के लिए काफ़ी एक अहम कार्रवाई इसे माना जा सकता है। सबसे इसमें जो अहम रोल रहा है, इसमें एसओजी और चूरू पुलिस का इसमें मुख्य किरदार यहाँ निभाया गया है, क्योंकि पिछले करीब 1.5 महीने से एसओजी के कुछ अधिकारी हरियाणा में डेरा डाले हुए थे, जिनमें एक प्रमुख थे संजीव भटनागर। वो लगातार इनके जो दूसरे साथी थे उन पर नज़र रखे हुए थे। आखिरकार जो 2 लोगों को जो पकड़ा गया है, आनंदपाल के जो 2 भाई हैं जिन्हें पकड़ा गया, उनके पकड़ने के बाद जब इस बात के पुख्ता सुराग इनको मिले कि मालासर में आनंदपाल ने शरण ली हुई है और पूरा इसको ट्रैक किया गया, पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई। चूरू पुलिस भी लगातार यहाँ पर जुटी रही, आला अधिकारियों के डायरेक्शन रहे, एसओजी के जो एडीजी हैं उमेश मिश्रा, उनके पूरे यहाँ पर डायरेक्शन रहे। प्रदीप, इस बार की कार्रवाई में यह पुख्ता रहा कि आनंदपाल सिंह को अगर पकड़ना है तो गुर्गों से काम नहीं चलेगा। सबसे करीब उसके कौन है? भाई विक्की, रुपेंद्र पाल और दूसरा गट्टू जो देवेंद्र है। इन 2 को पता होता है कि आनंदपाल सिंह का मूवमेंट क्या होता है, क्योंकि आनंदपाल सिंह माना जा रहा था कि मोबाइल नहीं रखता, तमाम चीजें उसके पास है। बिल्कुल, देखिए, अब तक लगभग जब से इसकी फरारी हुई है 3 सितंबर 2015 से, उसके बाद में 100 से ज़्यादा इसके गुर्गों को पकड़ा गया। एक 2 लोग पकड़ में आते हैं, उनको पेश किया जाता है, उनसे पूछताछ होती है। लगातार इस लगभग 1.5 साल के जो समय गुजरा है, इसमें पुलिस को यही होता था कि कोई बहुत ज्यादा उनको इनपुट नहीं मिलता था। मैं रोक रहा हूं प्रदीप आपको, मैं लौटता हूं, इस सिलसिले में बात करेंगे। सहयोगी रामस्वरूप लामरोड अब हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं मालासर से। रामस्वरूप, उस मकान के बाहर हम देख पा रहे हैं, आपको तस्वीरों में देख पा रहे हैं, पुलिस अब वहां पर क्या कार्रवाई कर रही है? जिन लोगों ने, श्रवण सिंह और उसके परिवार ने अगर आनंदपाल को शरण दी तो अब उनका क्या अंजाम होगा?
देखिए, अभी उसकी डेड बॉडी जो है वो अभी छत पे रखी हुई है, जहां पर उसका एनकाउंटर हुआ वहीं पर पड़ी हुई है। पूरा मामला मैं बता दूं कि करीब 9:30 के आसपास जो है पुलिस की टीम ने अचानक यहां पर दबिश दी। पुलिस सूचना होने के बाद में जो मकान आप देख रहे हैं, इस मकान को पहले पुलिस ने चारों तरफ से घेरा था और घेरने के बाद में जितने भी पुलिस के जो अधिकारी थे उन्होंने अचानक घर के जो मुख्य गेट है उस मुख्य गेट से अचानक प्रवेश किया और उसके बाद में आनंदपाल को नजर जो है पुलिस के ऊपर पड़ गई थी, जो क्योंकि छत पे था इसलिए उसकी नजर वहां पड़ गई थी। उसके नजर पड़ने के तुरंत बाद पुलिस ने उसको आगाह किया, उसको कहा था कि आनंदपाल, हम पूरी पुलिस ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है, अब तुम बच नहीं पाओगे, अपने आप को सरेंडर करो, कानून के हवाले करो। लेकिन आनंदपाल ने सरेंडर करने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। उसके बाद में पुलिस की टीमें जो है इस मकान तक पहुंच गई और ये कह सकते हैं कि मकान के अंदर जब पहुंची थी तब ये जो घर की महिलाएं थी उन्होंने इस चीज का विरोध भी किया था कि वो यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई में जो है उन्होंने दखल देने का प्रयास भी किया था। उसके फिर उसने पुलिस ने जो है उन महिलाओं को एक कमरे में अलग से बंद कर दिया। उस कमरे में क्या है जहां पर अभी फिलहाल बाकी मीडिया कर्मी जमा हुए हैं? क्या डेड बॉडी को नीचे लाया गया है? जिन जो परिवार के लोग थे क्या उनको हिरासत में ले लिया गया है? और कौन कौन है जिनको हिरासत में लिया गया है अभी? देखिए, जो मकान आप देख रहे हैं उसमें से श्रवण का मकान है, उनका परिवार यहाँ पे रहता है। जी बिल्कुल, उसका श्रवण का मकान है, उसका परिवार यहीं था। उन्होंने शुरुआत में विरोध किया था लेकिन पुलिस ने उनको सख्ती से पेश आए तो वो शांत हो गए। उसके बाद में जो है पुलिस ने जो इस मकान आप सामने देख रहे हैं उस मकान के ऊपर छत में पीछे की तरफ जो है 2 कमरे बने हुए हैं, उस कमरे में आनंदपाल जो है छुपा हुआ था। तो पुलिस की टीम ने मकान के अंदर देख पा रहे हैं 2 महिलाएं हैं, बच्चा एक साथ में है, उनको भी हिरासत में लिया गया है। क्या अब इनसे पूछताछ होगी? क्या रुख होगा? हम जानना चाहेंगे अब इनको हिरासत में क्यों लिया गया है? इन महिलाओं ने पुलिस की कार्रवाई में दखल डालने की कोशिश की थी। जी, इन महिलाओं ने पुलिस की कार्रवाई में दखल डालने की कोशिश की थी। जब पुलिस की टीम यहां पर आई, घर में घुस रही थी, उस दौरान पुलिस को जो है रोकने की कोशिश की थी। इसलिए जो परिवार की जितनी भी महिलाएं हैं उनको अब पुलिस की हिरासत में ले लिया गया है। और दूसरी बात यह कि आनंदपाल जब यहाँ पर ऊपर के छत पे कमरे में था, बार बार कहने के बावजूद भी उसने सरेंडर नहीं किया और सरेंडर करने के बजाय उसने फायरिंग शुरू कर दी थी पुलिस के ऊपर। तो उसके बाद में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। अधिकारियों का कहना यह है कि ऊपर जो 2 कमरे बने हुए हैं उसके एक कमरे में आनंदपाल था जहां से वो लगातार AK-47 से फायर कर रहा था। जब उसके पास कारतूस खत्म हो गए थे पूरे तो दूसरे कमरे में जाने लगा। तो उसी दौरान पीछे के हिस्से में और पीछे की साइड में जो है हरियाणा पुलिस के कमांडो खड़े थे, उन्होंने मोर्चा संभाला और एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के दौरान उसको गोली मारी। वो गोली जो है उसके हाथ के लगी। हाथ के गोली लगते ही वो आनंदपाल बिल्कुल घबरा गया और वो तुरंत उसने पुलिस के एकदम ठीक सामने आकर के धड़ाधड़ फायरिंग करने लगा। जैसे ही वो पुलिस के अचानक नजदीक आया, पुलिस ने जो है उसके ऊपर गोलियां दागना, दमादम गोलियां दागना शुरू कर दिए और आनंदपाल उसी दौरान पुलिस के ठीक कदमों के पास में ही आकर ढेर हो गया। हम जानना चाहेंगे मौजूद जो पुलिस अधिकारी हैं अगर बात कर पाए, उनको सुविधा हो तो फिर अब आगे क्या कार्रवाई हो रही है, क्या घटनाक्रम अब आगे चलेगा, वो जानना चाहेंगे आप की सीधी तस्वीरों के साथ। देखिए, अभी जो यहाँ पर है अधिकारी है उनका कहना है कि अभी फिलहाल इनका पंचनामा जो है यहाँ पर भरा गया है और उसके बाद में जो है इनको डेड बॉडी को यहाँ से लेके जाएगा। उनका पोस्टमार्टम जो है वो जो रतनगढ़ है वहां से करवाया जाएगा। हमारे साथ में कार्रवाई के दौरान जो मुख्य भूमिका निभाने वालों की टीम में जो शामिल थे विद्या प्रकाश जी, जो इन दिनों भी कुचामन में सीओ लगे हुए हैं। विद्या प्रकाश जी, किस तरह का रात को मूवमेंट पूरा रहा, क्योंकि आप बिल्कुल नजदीक चले गए थे उसके आनंदपाल के, बिल्कुल पास में चले गए थे कमरा, क्योंकि ऊपर जो 2 कमरे हैं और आप एकदम नजदीक चले गए थे, सीढ़ियों तक पहुंच गए। आनंदपाल सिंह के एक भाई विकी को हम पकड़ के लाए थे हिसार से, एक उसका कजिन था रुपेंद्र पाल, दोनों को लेके आए थे। यहाँ जब पहुंचे जानकारी मिल गई कि इस मकान में ऊपर छिपा हुआ है तो चारों तरफ से इसको कॉर्डन कर लिया एरिया को और उसके बाद में जिन सीढ़ियों से हमने आगे पहुंच गए उसको समझाने की कोशिश करी, कन्विंस करने की कोशिश करी बाहर आने के लिए, तो इस पर वो माना नहीं, कोई बात प्रत्युत्तर नहीं दिया और फायरिंग शुरू कर दी। तो उसके भाइयों ने कुछ कहा होगा अपने भाई को, क्योंकि दोनों साथ थे अपने भाई हमारे साथ नहीं थे, बाहर छोड़ कर बाहर भाइयों को बाहर रखा। तो आपने उसको कितनी देर तक समझा होगा अभी सरेंडर कर दो अपने आपको? बहुत देर तक, 15-20 मिनट कम से कम। उसका बोला नहीं कुछ या उसने कहा नहीं बोला, कोई जवाब नहीं। उसके बाद नहीं। जो नीचे परिवार था सरवण जी का, उन्होंने किस तरह से विरोध किया कार्रवाई के दौरान? जब हम घुसे उस समय पूरा विरोध किया, हमने घुसने नहीं दिया।
जिस पर उनको रामस्वरूप समझाइश जानना करके- चाहेंगे अब उस परिवार के साथ क्या होने वाला है। विद्या प्रकाश जी से जानना चाहेंगे जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, कितने लोग हैं हिरासत में लिए गए हैं, कितनी महिलाएं हैं, उनमें से नाबालिग कितने हैं परिवार में, क्योंकि बच्चे बूढ़े सब होंगे, तो कौन कौन है जो हिरासत में लिया गया है और आनंदपाल से इनका क्या रिश्ता था। गिरे हुए थे, वो सीढ़ी जवाब दे रहे थे। बाद में जो उसका एमिनेशन खत्म हो गया तो जो लेफ्ट साइड में दूसरा कमरा था वहां से एमिनेशन लाने के लिए गया। मीनवाइल हरियाणा पुलिस की एक टीम खेतों में थी, जिसने साइड से फायर किया खिड़की से, उसके कहीं हाथ में लगी चोट, जिस पर वो भाग के बाहर आया, फिर फायरिंग शुरू कर दी। परिवार के जो लोग थे उनको आपने हिरासत में ले लिया, जैसे कि भी 3 महिलाएं, एक लड़की थी, एक पुरुष थे, कितने लोग हैं, कौन कौन है? महिलाएं थी, कुछ बच्चियां थी, 2 लड़के थे। उन सबको हिरासत में लिया क्योंकि उन्होंने उन कार्रवाई सबको में कमरे में बंद कर लिया था। नहीं अभी जब सभी को हाँ, गाड़ी में बिठा रखा है अभी मुकदमे बंद कर रहे हैं। मुकदमा भी आनंदपाल का जो है आपकी कार्रवाई के दौरान उन्होंने दखल डालने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, उनको शरण दी। फिर आनंदपाल यहाँ पर रुका हुआ कब से था, ये क्या सूचना आपके पास? लास्ट 15 दिन से लगातार 15 दिन से इस मकान में था। ये श्रवण जी कौन है, क्या करते हैं? ये इनके दूर दराज के जानकार हैं। मित्र हैं। पीछे हमने देखा कि जो गाड़ी खड़ी है स्कॉर्पियो, वो गाड़ी किसकी है, आनंदपाल की है श्रवण जी की? आनंदपाल। उसके अंदर काफी सामान रखा हुआ है, एक बड़ी सी हमने देखी एक दूरबीन रखी हुई है, जिससे करीब बता रहे हैं कि 2 किलोमीटर दूर तक रात्रि को भी देखा जाता है। क्या है वो चीज हाँ, बाइनोकुलर है, आप जानने कितनी दूर से देखा जा सकता है। और क्या क्या मिला हुआ सर गाड़ी में, क्या देखा आपने? गाड़ी के अंदर उसका खुद का पर्सनल सामान था यूज का, और बुक्स थी कुछ। रामस्वरूप पीछे कुछ जवान भी खड़े हुए हैं, शायद हरियाणा पुलिस के जवान हैं, उनका क्या तजुर्बा रहा है इस एनकाउंटर में, वो लोग किस तरह से इन्वॉल्व रहे, क्या उनको अधिकारियों ने निर्देश दिए, दिनेश एमएन की क्या भूमिका थी, ये बातें भी जानना चाहेंगे। दो AK-47 जो नागौर पुलिस से ली थी वो मिल गई। बिल्कुल कह सकते हैं कि 2 AK-47 जो आनंदपाल ने पुलिस से लूटी थी, वो दोनों AK-47 जो है वो उसके बाहर कमरे में मिल गई है। और दूसरी बात, काफी संख्या में जो है कारतूस भी मिले हैं, जो जिंदा कारतूस हैं, जिसको आनंदपाल जो पूरा फायर नहीं कर पाया था, कुछ फायर किए थे, वो सारे के सारे खोल जो है वो अभी तक छत पे पड़े हुए हैं। पूरी तरह से कार्रवाई को अंजाम देने के दौरान, उससे पहले यानी कि करीब 9:45 के आसपास जो है पुलिस की टीम ने इस मकान के चारों तरफ जो खेत और बाड़ बनी हुई है, उस बाड़ को चारों तरफ से घेर लिया था। उसके बाद में पूरी की पूरी टीम ने आईजी दिनेश एमएन, चूरू के एसपी राहुल बारट और बाकी उनकी जो टीम है उन सभी ने, और एसओजी के जो अधिकारी हैं, ललित शर्मा एडीएसपी हैं, पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ हैं, करण शर्मा जी हैं, उनकी पूरी टीम है, वो सारी टीम ने सामने जो आप देख रहे हैं पीछे जो गिलेरी है, जो रास्ता सामने से आ रहा है, मुख्य सड़क से करीब 101 मीटर अंदर ये मकान बना हुआ है, तो उस मुख्य रोड से ठीक सामने एक अचानक ही पुलिस ने यहाँ पर धावा के बाद में उनको यहाँ पर पुलिस ने जो है दबिश दिए। दबिश के दौरान जो है इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह है, उनके हाथ में फ्रैक्चर भी हुआ है, उनको चोट लगी है। और फायरिंग के दौरान जो कांस्टेबल थे सुनील नाम के, सोहन लाल नाम जो उनका था, उनके जो है फायरिंग के दौरान गोली भी लगी है। हमने अधिकारियों से थोड़ी देर पहले बात की तो उनका कहना था कि जिस दौरान फायरिंग यहाँ पर हो रही थी, तो उस दौरान जब फायरिंग यहाँ हो रही थी तो बिल्कुल भी पुलिस ने अपनी तरफ से पूरा प्रोटेक्शन किया हुआ था, यानी कि जो कमांडो पुलिस के आगे लीड कर रहे थे उन सभी के ने बुलेट प्रूफ हेलमेट पहन रखे थे, जैकेट पहन रखे थे, ताकि कोई भी गोली लगे तो उनको शरीर को किसी भी तरह से नुकसान ना हो। और हुआ वही जिस दौरान रामस्वरूप इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व किसी और पुलिस कर्मी से या फिर पुलिस के अधिकारी से बात हो सकती है कि दिनेश एमएन की क्या भूमिका रही इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, ये पूरी मॉनिटरिंग जो है वो जो एडीजी हैं उमेश मिश्रा जी, उनकी मॉनिटरिंग थी। और उसके बाद जो आईजी हैं एसओजी के दिनेश एमएन साहब, उनकी मॉनिटरिंग थी। करीब 1.5-2 महीने से लगातार जो है वो इस सूचना जो उनको मिली हुई थी कि हरियाणा में जो उनके दोनों भाई रुके हुए हैं, उन भाइयों के पास जाने का पूरा प्रयास था। तो क्योंकि रुपेंद्र पाल सिंह और देवेंद्र सिंह जो है वो 2 उनके जो भाई हैं आनंदपाल सिंह के, तो उनका पुलिस को जब पता लगा तो एक वहीं के एक आईपीएस अधिकारी हैं, उनको साथ में लेकर के वहां पर उन दोनों को वहां पर दबिश दी गई, उनको गिरफ्तार किया गया था। उनको गिरफ्तार करने के बाद में उसको उन्होंने बताया कि आनंदपाल जो है करीब 15 दिन से मालासर गांव में जो खेत में एक ढाणी बनी हुई है श्रवण जी की, उस ढाणी में रह रहा है। करीब 15 दिन से वो यहीं था। उसकी गाड़ी जो हमने थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर दिखाई थी, जिसकी जो स्कॉर्पियो गाड़ी है आनंदपाल की, वो पीछे की साइड में खड़ी है। और जो परिवार की महिलाएं थी उनको और बच्चियों को सभी को एक एक करके गाड़ी में बिठाया गया है। कुछ पुरुष जेंट्स हैं, कुछ महिलाएं हैं, उन सबको गाड़ी में बिठाया गया है, क्योंकि उन्होंने पुलिस की कार्रवाई में दखल देने की कोशिश की थी। जो पुलिस ने
अपना एनकाउंटर का जो ऑपरेशन किया जा रहा था, तो उनमें उस दौरान जो है उन्होंने इसका चीज का विरोध किया था। उसके बाद पुलिस सख्ती से पेश आई और उस पूरे एनकाउंटर की कार्रवाई को अंजाम दिया। जी बिल्कुल, रामस्वरूप, सीधी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। क्या कुछ खबर लग पाई कि आनंदपाल की डेड बॉडी को अब उस मौके से कब हटाया जाएगा, और जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया वो जयपुर में होगी या फिर चूरू में होगी? रतनगढ़ कहाँ ले जाया जाएगा? बिल्कुल, पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो रतनगढ़ में ही करवाई जाएगी। और अभी जो उसकी डेड बॉडी है वो जहां जिस स्पॉट पर, इस छत के ऊपर जिस स्पॉट पर उसका एनकाउंटर हुआ था, अभी डेड बॉडी वहीं रखी हुई है। उसकी डेड बॉडी फायरिंग के बाद में जब उसकी गोलियां लगी थी, उस दौरान जो खून बहकर नालों में से नीचे तक आ गया था, अभी डेड बॉडी वहीं रखी हुई है। एफएसएल की टीमें यहाँ पर आई है, बाकी टीमें यहाँ पर आई है, पूरी तरह से जाँच की जा रही है। पंचनामा पुलिस ने यहाँ पर भर लिया है, पंचनामे की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अब एम्बुलेंस भी यहाँ आ चुकी है। कुछ ही मिनट्स में अब उसकी डेड बॉडी को नीचे लाया जाएगा और चूरू के जो रतनगढ़ में जो हॉस्पिटल है वहां पर उसको लेकर जाएगा। रतनगढ़ में ही उसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि जिस दौरान पुलिस का और आनंदपाल की जो मुठभेड़ हुई थी, आपस में जब फायरिंग हो रही थी, तो उन दोनों के बीच में मामूली गैप था, यानी कि करीब 4-5 कदमों का ही गैप था। इसके ऊपर आप देख सकते हैं जो कमरा सामने की जो सीढ़ी है, सीढ़ी से 5-4 कदम पीछे ही जो है जो कमरा बना हुआ है, उस कमरे में आनंदपाल फायरिंग कर रहा था और उसके ठीक सामने से पुलिस एक तरफ से फायरिंग करी थी। चलिए रामस्वरूप, मैं बाकी अपडेट के लिए जल्द आपसे जोड़ता हूं, आप बने रहिए। कुछ अफसर अगर पुलिसकर्मी बात करने के लिए मौजूद हो तो उनसे भी जुड़ेंगे, कुछ और अगर जानकारी मिल पाए तो हम लौटते हैं आपके पास में। आप बने रहिएगा हमारे साथ। प्रदीप का रुख करना चाहूंगा। प्रदीप, आपसे जानना चाह रहे हैं कि रुपेंद्र पाल और गट्टू दोनों की, विक्की और गट्टू दोनों की भूमिका यहाँ पर पुलिस ने बताई कि जिन्होंने सरेंडर करवाया उनको साथ पुलिस ने हरदम रखा और मौके पर ही वो एनकाउंटर के वक्त मौजूद थे। आनंदपाल इस बार किस दबाव में आया, क्या स्थिति रही होगी? जिस तरह से पुलिस अधिकारी बता रहे हैं, हमने विद्या प्रकाश जी को भी सुना, वो ठीक 5 कदमों की दूरी पर जब था, तो वो जो तस्वीर थी, 2 AK-47 राइफल, बड़े संख्या में कारतूस, इस बार पुलिस की तैयारियां पुख्ता रही होंगी, मानसिक रूप से तैयार रहे होंगे। देखिए, बिल्कुल इस पूरे एपिसोड में जो चीज़ें सामने आई हैं, पुलिस अधिकारियों के जो बयान सामने आए, मौके के हालात जो सामने आए, वाकई जब इसके दोनों भाइयों को जब पकड़ा गया, हरियाणा से जब इनको पकड़ लिया गया, उनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई, क्योंकि अब तक जितने भी लोगों को पकड़ा गया था, आनंदपाल के जो गुर्गे माने गए थे, उन लोगों से आनंदपाल के पर्टिकुलर किसी ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। और जो थोड़ी बहुत जो खबरें आती थी, वहाँ पर अगर पुलिस रेड करती थी तो वहाँ भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता था। लेकिन इस बार जब दोनों भाई पकड़े गए और उनसे जब गहनता से जब पूछताछ की गई, तो इस ठिकाने का खुलासा हुआ कि आनंदपाल पिछले लगभग 15 दिन 20 दिन से यहाँ पर रुका हुआ है और अधिकारी भी इस चीज़ को मान चुके हैं। उसके बाद पुलिस ने पूरी इसको प्लानिंग किया है, पूरा तरीके से इसको सर्च ऑपरेशन भी यहाँ हुआ है। पुलिस की कहें तो रेकी भी यहाँ पर की गई है कि वाकई जो दोनों भाइयों ने उनको खबर दी है वो बिल्कुल सही है। ये पूरी चीज़ें कन्फर्म होने के बाद पूरा इसका एक पूरा जाल बिछाया गया है पुलिस की ओर से कि किस तरीके से इस पूरी रणनीति को अंजाम दिया जा सके। और पुलिस ये कतई नहीं चाहती थी कि इस बार कहीं कोई नाकामयाबी उसके हाथ लगे। हर बार जब जब उनकी कार्रवाई होती थी और वहाँ पर उनको असफलता का जो मुंह देखना पड़ता था, इस बार ऐसी कोई भी बात ना रहे। और यहाँ पर जो लगातार पूरी प्लानिंग, जिसमें हरियाणा पुलिस को साथ में लिया गया, चूरू पुलिस को लिया गया, नागौर पुलिस के आला अधिकारी को लिया गया, SOG ATS के लोगों को भी यहाँ पर जोड़ा गया। क्योंकि यहाँ एक सबसे बड़ी चीज़ आप देखिए कि पुलिस ने जो अभी जो चर्चाएँ जो सामने आ रही हैं, जो बातें सामने आ रही हैं कि देर शाम से ही इस कार्रवाई को धीरे धीरे अंजाम देना शुरू किया, लेकिन इस चीज़ की खबर कहीं ऐसी लीक नहीं हो पाई कि पुलिस कोई इस तरह की कार्रवाई कर रही है। वाकई जो सीनियर ऑफिसर्स का जो यहाँ पर डायरेक्शन रहा और जो उनके मातहत जो अपनी पूरी वर्किंग को अंजाम दे रहे थे, ये उसी का परिणाम है कि रात